दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के नदी प्रणाली के बारे में। दोस्तों जो भारत की जो नदी प्रणाली जो है ना, जो रिवर सिस्टम है, वो मुख्यतः दो भागों में बटा है। पहला है हिमालय की ओर की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दोस्तों अगर हिमालय की ओर की नदियों की बात करेंगे तो उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। और दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, उसमें है कौन कौन नदी? गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। और दूसरा है सह्याद्री पर्वत से या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां, जिसमें से प्रमुख नदी कौन सा है? वो है आपका नर्मदा, ताप्ती और महानदी। तो दोस्तों हम लोग अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अपवाह तंत्र के बारे में समझ लीजिए। अपवाह तंत्र का मतलब वो होता है कि जिस अपवाह तंत्र की बात होगी, मतलब उस इलाके का सारा पानी पूरी तरह से प्लस माइनस करके वही नदी में जाएगा, उस पूरे क्षेत्र को उसका अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंधु अपवाह तंत्र की बात करूं तो सतलज नदी का पानी किस में जा रहा है? सिंधु नदी में जा रहा है घुमा फिरा के, तो सतलज का पूरा इलाका सिंधु अपवाह तंत्र में हो गया। दोस्तों अगर मैं झेलम नदी की बात करूं तो झेलम का अपवाह तंत्र बेसिन है, लेकिन उसका भी पानी घुमा फिरा कर सिंधु में जा रहा है, मतलब वो पूरा इलाका किस में आ गया? सिंधु अपवाह तंत्र में आ गया। तो दोस्तों सिंधु अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी की। दोस्तों अगर सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखा जाना तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, जो तिब्बत का पठार पर से निकलती है, मानसरोवर झील के तिब्बत के पठार से। और दोस्तों अगर सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। और दोस्तों अगर इसका इस मुहाना देखा जाएगा, मुहाना का मतलब दोस्तों होता है समुद्र में वो कहां पर विसर्जित होता है, समुद्र में कहां पर वो गिरता है। तो दोस्तों एक कराची के पास में समुद्र में विलीन हो जाता है। और अब तो दोस्तों आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि कराची कौन से देश में है। दोस्तों कराची पाकिस्तान में है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इस नदी का मतलब प्रवाह में कौन कौन से देश आते हैं। तो इस नदी का प्रवाह में सबसे पहला देश बताया था तिब्बत का पठार से निकलता है, मतलब चाइना हो गया। और भारत में 1114 किलोमीटर बहता है, मतलब भारत भी हो गया। और पाकिस्तान में गिरता है, मतलब पाकिस्तान भी हो गया। मतलब तीन देश हो गया, भारत, चाइना और पाकिस्तान। और दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो इस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। और दोस्तों जो सिंधु नदी है दोस्तों वो लद्दाख श्रेणी को काटकर बहुत ही ज्यादा गहरी गार्ज का निर्माण करती है। इसको हम लोग सिंधु गार्ज भी कहते हैं। तो दोस्तों सिंधु गार्ज का निर्माण लद्दाख श्रेणी को काटकर हुआ है। अब दोस्तों अगर सिंधु अपवाह तंत्र की अन्य नदियों की बात की जाए तो अन्य नदियों में सबसे पहला स्थान आता है झेलम नदी का। दोस्तों इस नदी को वितस्ता नदी भी कहते हैं और इस नदी का उद्गम लद्दाख से हुआ है। और दोस्तों उस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ही अवस्थित है। और दोस्तों अगर नदी परियोजनाओं की बात की जाए तो इस नदी की प्रमुख नदी परियोजना क्या है? तुलबुल नदी परियोजना, किशनगंगा नदी परियोजना और उरी नदी परियोजना। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील, वो इसी नदी पर अवस्थित है। और दोस्तों जो झेलम है वो चिनाब की सहायक नदी है। अब दोस्तों सिंधु नदी अपवाह तंत्र की दूसरी अगर नदी की बात की जाए तो वो है चिनाब नदी। दोस्तों अगर इस नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो इस नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश है। और दोस्तों ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। और दोस्तों इसमें अगर नदी परियोजनाओं की बात की जाए तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती नदी परियोजना इस नदी पर अवस्थित है। अब दोस्तों हम लोग इस अपवाह तंत्र की अगर अगली प्रमुख नदी की बात की जाए तो वो नदी है रावी। दोस्तों जो रावी जो नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है और इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और इस नदी का जो विसर्जन चेनाब नदी में होता है। और दोस्तों इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता जो 10 राज्य का जो इतिहास में युद्ध हुआ था वो इसी नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्यास नदी का। दोस्तों ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है कुल्लू घाटी के रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड के समीप से इसका उद्गम हुआ है। और दोस्तों इसकी अगर नदी परियोजना की बात की जाए तो इसकी प्रमुख नदी परियोजना है पोंग बांध और महाराणा सागर परियोजना। दोस्तों कोई भी नदी को जब भी आप स्टडी करिए ना तो उसकी नदी परियोजना को आप देख लिया कीजिए। और दोस्तों ये जो नदी है वो सतलज की सहायक नदी है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस घाटी की अगली प्रमुख नदी सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी को सतलुदी नदी भी कहते हैं। और दोस्तों इसका अगर उद्गम स्थल की बात की जाए
तो इसका उद्गम स्थल राकसताल झील तिब्बत का पठार है। और दोस्तों अगर इसकी विसर्जन की बात की जाए तो इसका विसर्जन चिनाब नदी में होता है। इसका मतलब दोस्तों ये चिनाब की सहायक नदी है। और दोस्तों बार बार बता दूं, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दोस्तों अगर इस नदी की नदी परियोजना की बात की जाए तो इस नदी की नदी परियोजना में सबसे प्रमुख है नाफ्ता झाकरी परियोजना। दोस्तों ये एनटीपीसी द्वारा परियोजना चलाया जाता है और दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा बिजली बनाने की परियोजना है। दोस्तों इस पॉइंट को नोट किया जाना चाहिए। और दोस्तों अगर इस घाटी की अन्य नदी परियोजना की बात की जाए तो भाखड़ा नांगल परियोजना और हरिके बैराज परियोजना इस नदी की प्रमुख नदी परियोजना है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पंजाब का प्रमुख औद्योगिक शहर लुधियाना जो है ये इसी नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम लोग भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र का बात किया जाए तो हिमालय से बहने वाली नदी का सिंधु अपवाह तंत्र यहाँ पूरा होता है। और दोस्तों इसके बाद में बाकी की जानकारी जस्ट इसके अगली वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों एक भूगोल का भारत का भूगोल का प्ले लिस्ट है, उसमें आप वीडियो को देखते रहिए, आपको वहां से भूगोल से संबंधित बहुत सारी चीजें पूरा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।